हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हमारा जो चर्चा चल रहा था क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हम लोग कर रहे थे। इसके पहले एक वीडियो में हम लोग ने देखा क्या कि बेसिक जो होते हैं लाइट इस चैप्टर की जो बेसिक नॉलेज है उसको हम लोग ने पढ़ा। जैसे लाइट क्या होता है, लाइट के सोर्स क्या है, कितने प्रकार के सोर्स होते हैं, वस्तु वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर जाए वैसे वस्तुओं को क्या कहते हैं, कैसे वस्तुओं का छाया बनता है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके थे और उसी चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये आप लोग समझिए कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर को भी पढ़ने के तरीके हैं। जैसे आज आप लोग के सामने हम कुछ 2 मिनट का टाइम लेते हैं और इस चैप्टर के पढ़ने का तरीकों को मैं आप लोग के सामने बताता हूं। अगर मान लिया जाए कि इस चैप्टर को 100% पढ़ना है तो इस 100% पढ़ने में मात्र 10% ऐसे टॉपिक हैं इसमें जो हम लोग को याद करना है, सिर्फ और सिर्फ 10%। अगर इस चैप्टर को 100% माने कि जितना लंबा भी चैप्टर चलेगा उसमें से 10% ही ऐसे चीज है जो हम लोग को याद करने वाले हैं। बाकी बचे 90% में 45% जो इसका है जो फिगर है, मतलब पिक्चर है। तो एक समझिए आप लोग बच्चों कि इस चैप्टर में फिगर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी फिगर बनेंगे उसे आप लोग बस साफ सुथरा बनाइएगा, कंपास के हेल्प से बनाइएगा, क्योंकि यही फिगर जो होता है एग्जाम में आपको नंबर दिलवाएगा। तो इस फिगर को अच्छे से आप लोग समझिएगा। बाकी बचे 45%, तो ये 45% में न्यूमेरिकल आपका होगा, जो भी सोल्व करने का होगा, जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में होगा। जैसे दर्पण सूत्र का प्रयोग करके जिस भी मैथ को हम लोग सोल्व करेंगे वो 45% होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि 10% हम लोग को याद करने वाला है, 45% पर इससे फिगर बनेगा और 45% ऐसे इसमें डाटा हुए जिसे हम लोग सोल्व करेंगे। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक को, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर का जो टॉपिक है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि प्रकाश का परावर्तन, आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सबसे पहले इस चीजों को समझिए। तो बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं या प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। कहने का मतलब कि जब किसी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है और अगर वो किसी सतह से, चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते में, उसी माध्यम में लौट जाए तो इस नियम को कहा जाता है प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे आप लोग बचपन में भी या फिर अभी भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते होंगे क्या कि जब सामने से सूर्य का रोशनी आता है तो सामने, उसके सामने सूर्य से आता हुआ प्रकाश के सामने आप लोग शीशे को रखते हैं, आईने को रखते हैं और उसके बाद जो उसका रिफ्लेक्शन बनता है उससे दूसरे को इरिटेट करते हैं। ये बचपन में काफी ज्यादा आप लोगों ने किया होगा। तो आप लोग तो किए हैं और आप लोग को बखूबी पता भी है कि यह नियम जो है वो प्रकाश के परावर्तन का नियम फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकाश के परावर्तन के नियम को आज हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि आखिर ये नियम जो है वो फॉलो कैसे होता है, कितने नियम पर ये जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है वो काम करता है। तो इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन में आप लोग समझे क्या कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आता हुआ प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में प्रकाश की किरण लौट जाता है। इस नियम को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है प्रकाश, एक सतह है, एक सरफेस है, एक ऐसा सरफेस, चिकना सरफेस जो प्रकाश का प्रवर्तन कर रहा है। मान लिया जाए कि एक शीशा है, शीशा जो है वो एक प्रकाश का प्रवर्तन का सतह माना जाता है। तो इस परावर्तक सतह, जिससे क्या होता है कि जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिस सतह से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस किसको कहते हैं? तो जिस सतह से प्रकाश टकराने के बाद लौट जाए उसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जिस प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश की किरण आता है उसपे आते हुए प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। सूर्य से आता हुआ प्रकाश आप जब आईना सामने रखते हैं तो जो सूर्य से प्रकाश उस पर पड़ता है तो उस प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जब इससे आईने से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटता है तो लौटते हुए प्रकाश को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब एक आपतन किरण होता है जो आता है और परावर्तित किरण होता है जो जाता है। तो इसे हम इंग्लिश में जानेंगे कि आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहेंगे और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। दूसरी चीज, ये जो परावर्तक सतह होता है, मान लिया जाए कि जिसे आप आईना रखते हैं तो आईना भी एक तरह का कांच होता है, लेकिन कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें हम आर पार नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो आखिर ये प्रतिबिंब बनता है तो उस शीशे में, उस कांच में आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी शीशे में, किसी भी कांच में अगर आप चांदी की परत चढ़ा दें, सिल्वर कोटेड कर दें, रंजित कर दें, पेंट कर दें, सिल्वर का पेंट कर दें, तो वो जो होता है कांच एक परावर्तक सतह के रूप में कार्य करने लगता है। समझ में आया आप लोगों को कि अगर कोई भी कांच ऐसा कांच है जिसको हम आर पार देख सकते हैं, अगर जो उसके एक साइड को अगर जो हम सिल्वर कोटेड कर दें, चांदी का एक परत चढ़ा दें, लेप चढ़ा दें, तब वो कांच जो होता है अब उससे हम आर पार नहीं देखेंगे, अब उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखने लगेगा। मतलब कि अब वो कांच एक दर्पण का काम करने लगेगा, आईने का काम करने लगेगा। तो कांच में क्या चढ़ाने के बाद वो आईने का काम करता है? चांदी की परत, सिल्वर कोटेड कलय कर दिया जाता है, रजत का कलय कर दिया जाता है, तब वो चांदी का जो परत चढ़ाते हैं हम लोग शीशे पर, तब वो एक आईने का काम करता है। अब इसी चांदी की परत को सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर से लाल पेंट चढ़ा दिया जाता है। अगर आपके घर में भी आईना है तो आईना का पीछे का कवर अगर जो प्लास्टिक का है तो वो हटा कर आप देखिएगा तो शीशे के पीछे का जो कलर रहता है वो लाल कलर रहता है। बहुत जगह आप ब्लू कलर भी देखिएगा, लेकिन अधिकतर जगह जो होता है वो लाल कलर ही होता है। तो लाल कलर बस वो चांदी की परत को सुरक्षा देने के लिए होता है, इसका कोई रोल नहीं है। बस प्रतिबिंब बनने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो चांदी की परत का होता है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसको तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि ये प्रकाश का परावर्तन तो हुआ, आता हुआ प्रकाश किसी सरफेस से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट तो गया, लेकिन ये कितने नियम पर काम करता है? ये जो है 10th क्लास का सबसे माना जाए तो इस चैप्टर का हाईलाइट पॉइंट है। इस पे अगर जो ट्रिपल पॉइंट भी देना है तो आप लोग दे दीजिए, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन पूछे और प्रकाश के परावर्तन के नियम को ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी परावर्तन के नियम को हम लोग समझेंगे, आखिर ये प्रकाश के परावर्तन का नियम होता क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करे या जिस नियम का पालन करके सतह से परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि आपतित किरण जब वो किसी सरफेस से टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है तो यह आपतन और परावर्तन का जो नियम होता है वो जिस कंडीशन को फॉलो कर ले, जिस नियम को फॉलो कर ले, उसी नियम को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि किस किस नियम को फॉलो करता है। तो आपको हम बता दें कि ये परावर्तन के नियम जो होते हैं, जो आपतित किरण परावर्तित होते हैं, तो ये 2 नियम को फॉलो करते हैं। वो 2 नियम आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद करना। तो देखते हैं, मान लिया जाए कि ये परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह है, मतलब चिकना सतह होगा जिससे प्रकाश क्या हो, परावर्तित हो जाए, आर पार नहीं करे या फिर रोके नहीं, वो आता हुआ प्रकाश को ये सतह रिफ्लेक्ट कर दे, फिर से वो पुनः वापस उसी माध्यम में भेज दे। तो ऐसे सतह को हम लेंगे। इस सतह पर जो प्रकाश आता है उसे हम आपतन किरण कहते हैं या आपतित किरण कहते हैं। अब जब ये सरफेस से टकराने के बाद पुनः ये वापस जब लौटता है तो इसी को हम लोग परावर्तित किरण या फिर परावर्तन किरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो आपतन किरण जब किसी सरफेस से टकराने के बाद परावर्तित होती है तो उसे परावर्तन किरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्या कि ये आपतन किरण और परावर्तन किरण दोनों एक ही सतह पे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा
कि आपतन किरण जो है और परावर्तन किरण जो है, दोनों का जो मिलन बिंदु है वो एक सतह पर है, या इसको बोल सकते हैं कि एक बिंदु पर है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर दो किरण ही नहीं है, दो लाइन ही नहीं है, दो रेखा ही नहीं है। एक तो आपको आपतन किरण दिख रहा है, एक तो आपको परावर्तन किरण दिख रहा है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने वाला बीच से एक अभिलंब आता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। एक किरण आता हुआ बीच से कि दोनों को बराबर भागों में जो बांट रहा है, उस किरण को हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो ये भी काफी ज्यादा प्रकाश के परावर्तन के नियम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसको समझिएगा कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। क्या है वह? कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम है। अब दूसरा नियम क्या होता है? तो आपतन किरण और परावर्तन किरण, ये तो आप लोग समझ गए कि जो प्रकाश आता है वो आपतन किरण कहलाता है, और जो प्रकाश जाता है उसे परावर्तन किरण कहते हैं। तो आपतन किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन किरण या फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे कि जिस सरफेस पर आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है, तो यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, या फिर परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये है परावर्तन के नियम का दूसरा नियम। क्या है वह? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब ये दो नियम कौन कौन है? तो आपतित किरण, आपतित किरण, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही समतल पर होते हैं। आपके सामने रिजल्ट है, आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों जो है एक बिंदु पर खींचा गया है, या फिर एक सतह पर ही है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम कहता है क्या? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण, ये हुआ आपतन कोण, और ये हुआ परावर्तन कोण, दोनों हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से भी डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को एंगल आर से। अब ये एंगल आई और एंगल आर क्या होता है? तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, तो आपतन कोण को हम लोग इंसिडेंट एंगल कहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट इस तरह से डिनोट करते हैं। और एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें याद करना काफी जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो इसको आप लोग कॉपी कीजिए, या अगर जो आप चाहते हैं इसे स्क्रीनशॉट करना, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसमें बाकी का चर्चा जो हम करेंगे वो अगले स्लाइड में करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर के लेक्चर को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब ये इमेज होता क्या है, पहले हम लोग उसको समझेंगे। उसके बाद ये इमेज कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ रखेंगे, दर्पण में तो कहाँ बनेगा, ये सब चर्चा जो होगा आगे के वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन ये प्रतिबिंब पहले कहते किसको, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दर्पण में बनने वाला चित्र को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोग शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, तो आपका जो चित्र दर्पण में बनता है, आईना में बनता है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये किसको नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन क्या करें, चैप्टर में पढ़ना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। तो दर्पण में बनने वाले चित्र को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। और ये प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला रियल इमेज, और दूसरा जो होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। देखिए बच्चों,
यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और रियल प्रतिबिंब को, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, इसका एक कंडीशन ये होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। नाम जैसा है वैसा इसका काम नहीं है, काम के अपोजिट इसका नाम है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। मतलब अगर जो वस्तु का सर ऊपर और पैर नीचे है तो प्रतिबिंब में सर नीचे और पैर ऊपर होगा, उसी को वास्तविक कहेंगे। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगर जो वस्तु का सर ऊपर है तो प्रतिबिंब का भी सर ऊपर, और वस्तु का पैर नीचे तो प्रतिबिंब का भी पैर नीचे होगा। मतलब कहने का यहाँ देखिए, एक दर्पण हम लिए, दर्पण में पहले दर्पण के आगे हम वस्तु को रखे और इसका प्रतिबिंब पीछे बना, लेकिन इस वस्तु का जो एरो था वो ऊपर था लेकिन प्रतिबिंब में एरो नीचे की ओर चला आया, तो ऐसे प्रतिबिंब को, उल्टे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, लेकिन सीधे प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। दूसरा चीज, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। ये कंडीशन दोनों आप लोग, एक अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो ये दो डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा टूटी फूटी लाइन से या फिर बिंदुओं से दिखाया जाता है। अगर जो कहीं भी आप लोग बिंदु से देखें कोई प्रतिबिंब तो आप समझ जाइएगा कि इस प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, मतलब कि ये सीधा होगा, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तो आभासी प्रतिबिंब का सदा बिंदुओं या टूटी फूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। हम लोग डेली लाइफ के यूज में हम लोग समतल दर्पण हर रोज, कभी नहीं तो सुबह सुबह तो जरूर देखते होंगे। अपने नहाने के बाद जब आप लोग बाल झाड़ते होंगे, फेशियल करते होंगे तो समतल दर्पण का यूज तो जरूर करते होंगे। तो जिस आईने को आप लोग तैयार होने में यूज करते हैं वही आईना क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण की कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ये वस्तु का जितना बड़ा आकार होता है उसके सेम आकार का प्रतिबिंब बना देता है, ना तो छोटा बनाएगा ना तो बड़ा बनाएगा। आप जितने बड़े दिखते हैं उतने बड़े तो आपका प्रतिबिंब सामने आईना में रहता है, आप लोग तो देखते होंगे। तो ये सब तो प्रैक्टिकली चीज समझने का है, ये सब याद करने का तो चीज है ही नहीं, प्रैक्टिकली समझिए कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब होगा, मतलब वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार होगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर जो आपका सर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी आपका सर ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें जाकर उलट जाएगा, सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है समतल दर्पण में। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आ जाता है कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अब ये पार्श्व रूप क्या होगा, पूछोगे सर ये पार्श्व क्या होता है, लिटरल तो देखो पार्श्व रूप होता है क्या कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण में तो सीधा दिखाता है, सर ऊपर तो सर ऊपर, पैर नीचे पैर नीचे, लेकिन कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कहाँ होता है जो आप लोग समझिएगा। अगर जो आप लोग दाहिना हाथ उठाइएगा तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठेगा, अगर आप बायां हाथ उठाइएगा तो प्रतिबिंब में दाहिना हाथ उठेगा। यही अंतर होता है, बायां को दायां दिखा देता है और दायां को बायां दिखा देता है। तो ऐसे ही कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पार्श्व कंडीशन, मतलब पार्श्व रूप से उल्टा दिखा रहा है। कौन है, तो समतल प्रतिबिंब।
सीधा दिखाता है, इसमें नो डाउट, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा दिखाता है। पार्श्व रूप कहने का मतलब कि अगर दायां को बायां दिखा देता है और बायां को दायां दिखा देता है, ये समझिएगा। अगला जो पॉइंट है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हम अभी बताएं कि जो सीधा होगा वो हमेशा आभासी कहलाएगा। तो समतल दर्पण तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, तो जब सीधा बनाता है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। और आभासी को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अब दूसरा अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगला विशेषता क्या होता है समतल दर्पण का, कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ये कंडीशन कुछ हुए समतल दर्पण के। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग को लेक्चर कैसा लगा, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया कि नहीं, वो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। थैंक यू।